हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं किरण प्रकाशिकी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग किसे कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा जानने से पहले हम लोग इसके बारे में पहले समझते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो लंब से दूर भागती है। एक स्थिति ऐसा आता है कि जब प्रकाश किरण को हम सघन माध्यम से कहाँ भेजते हैं, विरल माध्यम भेजते हैं, तो इसका अपवर्तन कितना पहुंच जाता है, 90 डिग्री पर। तो इसके संगत आपतन कोण को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, IC से। लेकिन अब क्या करते हैं कि जब प्रकाश किरण को क्रांति कोण से, जब प्रकाश किरण को क्रांति कोण से अधिक कोण पर प्रकाश किरण को हम क्या करते हैं, सघन माध्यम से कहाँ भेजते हैं, विरल माध्यम में। ठीक है, जब प्रकाश की किरण को क्रांति कोण से अधिक कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो इस स्थिति में इसका अपवर्तन नहीं हो पाता है और यह पुनः परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट आता है। इसी घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जाना कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहाँ जाती है, विरल माध्यम में, तो लंब से दूर भागती है। एक स्थिति ऐसा आता है कि जब प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो इसका अपवर्तन 90 डिग्री पर हो जाती है। तो इसके संगत आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, IC से। और जब प्रकाश किरण को हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण पर भेजते हैं तो उसका अपवर्तन नहीं होकर वह पुनः परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसकी परिभाषा हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण पर जाती है तो उसका अपवर्तन ना होकर वह पुनः परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट आती है। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण पर जाती है तो उसका अपवर्तन ना होकर वह पुनः परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट आती है। तो इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हम लोग से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त को लिखिए। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या होगी, थोड़ा समझिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। तो एक बात बताइए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए सबसे पहले प्रकाश किरण को कहां से कहां जाना चाहिए, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो हम लोग इसकी पहली शर्त क्या बता सकते हैं कि देखिए, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, और इसकी दूसरी शर्त हम ये भी बता सकते हैं कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण पर जाना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कितनी शर्त होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हम लोग बोलेंगे कि इसकी मुख्य रूप से 2 शर्त होती है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला शर्त है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसी समय होगा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। ठीक है, तो इसकी पहली शर्त हम क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए।
ठीक है। जबकि हम लोग इसकी दूसरी शर्त ये लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण पर जाना चाहिए। ठीक है, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जाना चाहिए। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के मुख्य रूप से कितने शर्त होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी कितनी शर्त होती है, 2 शर्त होती है। सबसे पहला शर्त, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। जबकि इसकी दूसरी शर्त हम लोग ये लिख सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसी समय पे होगा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण पर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और इसकी शर्त क्या होती है। अब हम लोग जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं उत्पन्न हो सकती है, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हवा की बुलबुला का चमकना ये किसके कारण होता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। ठीक है, जबकि कांच में लगा दरार भी किस कारण चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। यहाँ तक कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हीरा का चमकना, ठीक है, हीरा भी किस कारण चमकता है, तो बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होने वाली घटनाएं कौन कौन सी होती है, हवा का बुलबुला का चमकना, कांच के दरार का चमकना, हीरा का चमकना, ठीक है, उसके अतिरिक्त मृग मरीचिका का होना और प्रकाश तंतु जो होती है एक प्रकार की युक्ति होती है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। सबसे पहले हवा का बुलबुला किस कारण चमकता है, तो बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच में लगा दरार किस कारण चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मृग मरीचिका क्यों होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसके अतिरिक्त जो हम लोग को प्रकाश तंतु होती है अर्थात ऑप्टिकल फाइबर जो होती है, ये भी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या होती है, और इसके अतिरिक्त हम लोग ये भी जाने कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग क्या होती है। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।